नमस्कार। मेरा नाम विजय है। आज आप लोग के लिए मैं एक ऐसी पुस्तक लेकर के आया हूँ जो फाइनेंस के क्षेत्र में एक बहुत ही बेहतरीन बुक है। और जो भी स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहता है इन्वेस्टमेंट के तौर पर, तो निश्चित तौर पर वो इस किताब को पढ़ना चाहता है और पढ़ा है, दी नॉलेज होती है। और मैं इस किताब से, मेरा बहुत पुराना नाता है। मैं इस किताब को पढ़ने के लिए कई बार कोशिश किया, तो 3 बार मैंने इस किताब को पढ़ने के लिए मंगवाया। पहली बार जब मैंने किताब मंगवाया था शुद्ध रूप से इंग्लिश में, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बेंजामिन ग्राहम द्वारा लिखी गई ये किताब है। और कब लिखी गई थी? 1949 में लिखी गई थी। जिनको इनको कहा जाता है कि ये वॉरेन बफेट के गुरु हैं। तो समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है होगी इनकी। तो 1949 में लिखी गई है। उनका जो जन्म हुआ था 1976 में, 1894 में जन्म हुआ था और 1976 में डेथ हुआ था। 70-75 साल पहले ये किताब लिखी गई है और आज भी उतना ही लोकप्रिय है। तो सबसे पहले मैंने इसको इंग्लिश में पढ़ने के लिए मंगाया, जब ये इंग्लिश में था, हिंदी में उपलब्ध नहीं था। लेकिन मैं थ्रू आउट हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, हिंदी माध्यम से पढ़ाई किया हूँ, तो इसकी इंग्लिश मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। मतलब मंगवाया, रखा का रखा रह गया। हालांकि कुछ चैप्टर मैंने पढ़ने की कोशिश किया डिक्शनरी लेकर के, लेकिन पूरा पढ़ नहीं पाया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन बाद मैंने इसको देखा फ्लिपकार्ट वगैरह पर कि इसका हिंदी अनुवाद आ गया है। लेखक थे E. R. शाकिर आलम। मैंने इसको ऑर्डर किया। जब ऑर्डर किया तो पहले तो मराठी में बुक आ गया, फिर वापस किया तो फिर हिंदी में बुक आया। पढ़ करके बड़ी निराशा हुई, कि बड़ी निराशा हुई। मतलब वो चीज़ें नहीं था जो हमको चाहिए। फिर मैं इंतज़ार कर रहा था कि मंजुल प्रकाशन से सुधीर दीक्षित जो अनुवादक लेखक है, उनकी आएगी तो जरूर खरीदेंगे। तो बाद में उनकी भी किताब आ गई, तो ये हिंदी में आ गई, सुधीर दीक्षित द्वारा मंजुल प्रकाशन की है, अनुवादित किया हुआ। फिर मैंने इसको पढ़ा। तो इसको पढ़ने के बाद काफ़ी चीज़ें अनुभव हुआ, काफ़ी चीज़ें नॉलेज हुई। और नॉलेज के उपरांत मैंने अपने इन्वेस्टिंग कैरियर में इसको इस्तेमाल किया, जो भी नॉलेज हुआ, और मुझको निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा मिला। और आज भी मेरे जो स्टॉक मार्केट में, फाइनेंस में निर्णय लेता हूँ, उसमें इस बुक की जो भूमिका है, एक अच्छी खासी भूमिका है। तो इस किताब के बारे में आज बात करेंगे। किताब में क्या क्या मुख्य बातें हैं उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि 10 मिनट 20 मिनट के वीडियो में पूरी किताब को तो उतारा नहीं जा सकता है। मैं कहूँगा कि आप लोग इसको खुद पढ़िए। तो मैं छोटे छोटे पॉइंट आपको बताऊंगा जो इस बुक को समझने में मदद करेगा और निर्णय लेने में मदद करेगा। तो जो इसको फॉलो करेगा निश्चित तौर पर एक बेहतरीन इन्वेस्टर साबित होगा और जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करेगा। तो चलते हैं। सबसे पहला जो इसका पहला बुक का जो चैप्टर है, वो चैप्टर है कि बताता है इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन क्या होता है। इन्वेस्टमेंट, देखिए, दो तरह के मार्केट में लोग आते हैं। एक ट्रेडर आते हैं, एक इन्वेस्टर आते हैं। इन्वेस्टर वो होता है जो कंपनी के बिजनेस को समझता है, उसके सेल्स क्या है, उसके उसके बिजनेस की स्ट्रेटजी क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या है, उसको समझ करके लंबे समय के लिए पैसा लगाता है। स्पेकुलेशन या ट्रेडर जो क्या करता है कि शॉर्ट टर्म के लिए यदि किसी कारणवश शेयर नीचे या ऊपर जा रहा हो तो बीच का वो फायदा उठाता है, तो शेयर को लंबे समय तक ट्रेड नहीं करता है। अब यदि आप ट्रेडिंग में भी आते हैं तो ट्रेडिंग में देखते हैं तो एक इंट्राडे ट्रेडिंग आ जाते हैं, एक स्विंग ट्रेडिंग आ जाते हैं, फिर एक जो आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले आ जाते हैं। तो ये जान लीजिए कि जो इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन वाले जो ट्रेडर होते हैं ज़्यादा संख्या में नुकसान उठाते हैं, बहुत कम उसका फायदा ले पाते हैं। इन्वेस्टर जो होता है हमेशा विन विन पोजीशन में होता है। तो हमें इन्वेस्टर के बारे में सोचना चाहिए। जो लोग नए नए लोग आते हैं, ज़्यादातर नए लोग वो ट्रेडिंग को देख करके आते हैं और थोड़े दिनों में पैसा अपना नुकसान कर जाते हैं, फिर मार्केट छोड़ देते हैं। लेकिन यदि अपने कैरियर को समझे वो और स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश करें, कुछ बुक्स पढ़ें, कुछ लोगों के सफल लोगों के इंटरव्यू देखें, तो निश्चित तौर पर वो इन्वेस्टर बन जाएंगे। तो मार्केट जो है इन्वेस्टर बनने की हिदायत देता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर क्या होता है, ट्रेडर क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम गए, देखें कि टाटा की गाड़ियाँ अच्छी खासी बिक रही है, तो टाटा शेयर अच्छा चलेगा, तो हम क्या गए, या तो जाकर के सीधे हम टाटा मोटर्स का एक डीलर सब डीलर बन जाइए। यदि डीलर सब डीलर के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तो हम क्या करते हैं कि छोटा पैसा लगा करके
उसके शेयर की हिस्सेदारी ले लेते हैं। तो जैसे उसकी शेयर्स बढ़ती है वो उसका मार्केट बढ़ता है, शेयर्स बढ़ते हैं तो हमको फायदा होता है उसी अनुपात में। तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया। दूसरा क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल तौर पर इस समय जैसे ईरान वार चल रहा है, इजराइल वॉर चल रहा है, इन किसी कारणवश कुछ शेयर्स में इस समय गिरावट आ गई है, कुछ का बहुत ज़्यादा शेयर्स में गिरावट आ गई है। तो इस ट्रेडर क्या करेगा कि जो गिरावट आई है उन शेयरों में खरीदारी कर लेगा, और जैसे वो समस्या दूर होगी, मार्केट ऊपर जाएगा, वो बेच के निकल जाएगा। इन्वेस्टर जो होता है ऐसे गिरावटों को एक अवसर मानता है, वो और ज़्यादा खरीदारी करता है। तो एक बहुत पुराना कहावत है कि यदि मार्केट में जो धैर्य और पेशेंस के साथ टिका रहता है वो अच्छा पैसा बनाता है। तो जो इन्वेस्टर होता है ना वो हमेशा लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लेता है, शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है। तो हमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है, स्पेकुलेशन नहीं करना। पहला चीज़ जो बताता है। दूसरा चीज़ बताता है इसमें इन्फ्लेशन के बारे में बताता है, महंगाई। यदि आप पिपली लाइव फिल्म देखेंगे तो उसमें एक गाना है कि सखी सैया तो रोज कमात है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। यानी सबसे जो अच्छा पैसा होता है ना वो हाथ में रखा हुआ पैसा होता है, कैश पैसा रखा होता है। लेकिन इन्फ्लेशन जो होता है उस पैसे की वैल्यू को लगातार कम करता जाता है। यदि आज सोच लीजिए कि कोई भी हम एक कोई कल्पना करते हैं कि बच्चे की फीस का जैसे लेते हैं कि आज हम पता करते हैं कि MBA की फीस जो है 5 लाख रुपया है, और आज हम क्या करते हैं कि 5 लाख रुपया कैश अपने पास रख लेते हैं और सोचते हैं कि मेरा बच्चा अभी 10 साल का है, उदाहरण के तौर पर 20 साल का होगा तो हम MBA का फीस देंगे। तो वो 5 लाख रुपये में आप MBA की फीस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि महंगाई जो दर है, इन्फ्लेशन लगातार उसकी वैल्यू को कम करता है और फीस वैल्यू बढ़ती जाती है। तो वॉरेन बफेट या फिर बेंजामिन ग्राहम को कहना है कि हमेशा इन्वेस्टमेंट पर अपने इन्फ्लेशन के प्रभाव को नोट करते जाइए। अब इन्फ्लेशन नॉर्मल तौर पर इन्फ्लेशन देखा जाए तो 5-6% के आसपास होता है। यदि हम FD में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मुश्किल से 7-8% का रिटर्न होता है, उसमें भी TDS लग जाता है। तो ओवरऑल जो रिटर्न होता है ना वो अच्छा नहीं होता है, यानी इन्फ्लेशन के बराबर होता है। तो कहाँ हम पैसा इन्वेस्ट करें जो इन्फ्लेशन से ज़्यादा मिले? तो उसके लिए आपको स्टॉक मार्केट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इस तरह की जो जगह, बॉन्ड हो गया, इस तरह की जो जगह होते हैं वहाँ से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हमेशा इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना चाहिए और वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ इन्फ्लेशन से हम ज़्यादा रिटर्न प्राप्त कर सकें। तो अध्याय 2। अध्याय 3 क्या कहता है कि मार्केट की एक हिस्ट्री होती है। मार्केट जो होता है ना कभी भी एक दिशा में नहीं जाता है। जिस वक्त मार्केट एक दिशा में जाना प्रारंभ कर दिया ना, या तो ऊपर या नीचे, उस दिन मार्केट का जो रोमांच है ना, रोमांच खत्म हो जाएगा। तो मार्केट का एक इतिहास होता है, ये अप डाउन होता रहता है। जैसे एक पेंडुलम होता है ना, घड़ी का पेंडुलम, एक बार ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है। तो बेंजामिन ग्राहम का कहना है कि मार्केट कभी ओवर वैल्यूड होता है, कभी फेयर वैल्यू होता है, कभी लो मतलब अंडर वैल्यूज होता है। तो हमें उसको देखना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, और हमें जो फ्लक्चुएशन आता है मार्केट में, जो गिरावट आती है, उस गिरावट के लिए हमेशा हमेशा सहर्ष तैयार रहना है, और सहर्ष तैयार रहना है, उसका लाभ उठाने के बारे में सोचना है। तो जैसे 2008 का बहुत मार्केट क्रैश आया था, आपने देखा कितना जबरदस्त गिरावट आई थी मार्केट में। अभी उसके फिर 10-12 साल बाद कोरोना काल आ गया, फिर मार्केट बहुत तगड़ी चपत लगी। फिर अभी कोरोना काल बीता, 2026 चल रहा है, 7-8 साल हो गया। फिर देखिए ईरान जो मध्य एशिया का वार चल रहा है, उसकी वजह से मार्केट डाउन। मतलब हर एक नियमित अंतराल में आप पाएंगे कि मार्केट नीचे जाता है, ऊपर, मतलब ये अप डाउन होता है। तो इसका दशा क्या रहता है? ऐसे रहता है, यानी ये एक तो ऊपर रहेगा प्लस ये ऐसे होता रहता है। तो हमें उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अध्याय 4 क्या कहता है? डिफेंसिव इन्वेस्टर स्ट्रेटजी के बारे में बात करता है। डिफेंसिव मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में जोखिम कम लेना पसंद करते हैं, तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की बात करता है। क्या कहता है कि आप लार्ज कैप स्टॉक्स में पैसा लगाइए, और इंडेक्स फंड में पैसा लगाइए, ETF में लगाइए, और मार्केट जो उसको डाइवर्सिफाई करिए,
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डाइवर्सिफाई करिए। डाइवर्सिफाई मतलब क्या होता है कि अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाना। तो जैसे डिफेंसिव स्टॉक यदि आज के डेट में आए अपने अपने मार्केट में बात करें तो टाटा कंसल्टेंट TCS हो गया, HDFC बैंक हो गया, HUL हो गया, ITC हो गया, ये सब के सब डिफेंसिव स्टॉक की कैटेगरी में आते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं होता है और रिटर्न भी ठीक ठाक मिलता रहता है। पांचवा अध्याय कहता है कि एग्रेसिव इन्वेस्टर स्ट्रेटजी कहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एग्रेसिव होते हैं, जो थोड़े से रिटर्न से सहमत नहीं होते हैं, तैयार नहीं होते, और ज़्यादा रिटर्न प्राप्त करते हैं। तो मार्केट का डीप स्टडी करते हैं और अंडर वैल्यूड स्टॉक निकालते हैं। अंडर वैल्यूड मतलब जो जितना उसका पैसा होना मतलब फेयर प्राइस से नीचे मिल रहा हो उसको पैसा लगाते हैं, उसमें शेयर पैसा लगाते हैं। या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स में, पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। मार्केट गिरता है तब पैसा लगाते हैं। जैसे टाइटन आज कंपनी है, यदि ये 20 साल 25 साल पहले चली एकदम मुश्किल से 2 रुपये 3 रुपये भाव था, आज 4,000 का भाव चल रहा है। बजाज फाइनेंस को देख लीजिए, आज 1,000 का भाव है, उसके 10 साल 20 साल पहले जाएंगे वो भी 20 साल पहले की बात करें तो भी 10-5 रुपये से नीचे का भाव था। इसी तरह से जो कंपनियां अभी छोटी होती है, शुरुआत होती है, यदि उसको पकड़ लिया जाए तो लॉन्ग टर्म में एक ह्यूज वेल्थ देती है। मार्केट अप डाउन होता रहता है, वो स्टॉक भी कई बार अप डाउन होता है, लेकिन ओवर द लॉन्ग पीरियड कई गुना रिटर्न देता है। जैसे TCS की बात करिए, टाइटन की बात करिए तो 20 साल का आप देखेंगे तो कम से कम 200 गुना किया है। उसी तरह से HDFC बैंक भी, बाटा, फिर आपका बहुत सारे हैं, एस्ट्रल, बहुत सारी कंपनियां हैं, आपको मिल जाएंगे, हावेल्स, भारती, मतलब एयरटेल, सबके सब रिटर्न देते हैं। आज भी बहुत सारे छोटे मार्केट कैपिटल कंपनियां हैं, जैसे आपका RPG लाइफ साइंस है, फिनोटेक्स केमिकल है, फिर आपका जो अभी हाल ही में आया हुआ है ये स्कूटर का एथर है, वो बहुत अभी कम मार्केट कैपिटल में है। अभी आप जाएंगे तो कम मार्केट कैपिटल में आपके जो IT बेस्ड बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे पेटीएम हो गया, ये सब, जोमेटो वगैरह टाइप। जोमेटो तो खैर बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी हो चुकी है। मतलब इस टाइप बहुत सारी कंपनी है जो छोटे छोटे मार्केट कैपिटल में मिल रही है। जैसे CDSL हो गया, आपका कैम्स हो गया। तो जो CDSL कैम्स को देखिए तो मुश्किल से 20,000-25,000 करोड़ के मार्केट कैपिटल पे है। ये हमेशा इस मार्केट कैपिटल पे उपलब्ध रहने वाली नहीं है, बहुत बड़ी कंपनियां हैं। तो उन ऐसी कंपनियों के, यानी जो बिजनेस शानदार हो और कम प्राइस उपलब्ध हो, उसको लेने की बात करता है। तो जो ये इसको कहते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर स्ट्रेटजी। अगला अध्याय कहता है, जो छठा अध्याय कहता है पोर्टफोलियो पॉलिसी के बारे में बात कहता है कि कभी भी पैसा एक जगह मत लगाइए। पुराना फंडा है कि कभी भी एक टोकरी में सारे अंडे नहीं रखना चाहिए। क्या करिए, 50% स्टॉक्स में लगाइए, 25% FD बॉन्ड्स में लगाइए, कुछ गोल्ड में लगाइए, कुछ रियल एस्टेट में लगाइए और कुछ अपने पास कैश रखिए। इसको डाइवर्सिफाई करते हैं। जब यदि कैश रखते हैं ना, तो जैसे अब ईरान वार हो गया, अभी संकट आया है, तो कैश होगा तो आदमी शेयर खरीद सकता है। तो पोर्टफोलियो पॉलिसी की बात करता है। सातवां अध्याय कहता है कि मार्केट फ्लक्चुएशन के बारे में कहता है कि शेयर बाजार जो होता है ना, एक पागल आदमी की तरह से होता है। ये कभी आपको शेयर महंगे देगा, कभी आपको शेयर सस्ते देगा। और हमारा काम क्या है कि हम सस्ते शेयर को पहचाने, सस्ते स्टॉक्स को पहचाने और उसमें पैसा लगाएं। वॉरेन बफेट का बहुत पुराना कथन है कि जब लोग शेयर बेच रहे हों, जो छोटे जो इन्वेस्टर, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, लोग खरीदारी का समय होता है। यानी जब खरीदारी तब करिए जो दुनिया में भय व्याप्त हो, बिकवाली तब करिए जब दुनिया में लालच बहुत अधिक हो गया हो। तो जब जैसे अभी चल रहा है परिस्थिति, इसमें बहुत सारे मार्केट में शेयर बहुत डाउन चल रहे हैं, तो वो एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने के लिए। आठवां अध्याय कहता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि शेयर को यदि जितने भाव में मतलब जितने कम से कम भाव में हम खरीदेंगे, उतना ही हमारा मार्जिन सेफ्टी होता है। उसके लिए उन्होंने एक इंट्रिंसिक वैल्यू का कंसेप्ट दिया है कि आप देखिए कि मार्केट में स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, और उसके मुताबिक इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे स्टॉक्स मिलता है
तो उसको खरीदिए। तो बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे मिल जाते हैं। आप पीएसयू को देख लीजिए, आईटीसी को देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू और एक नॉर्मल तरीका भी है, जो अच्छे बिजनेस इनका सेल्स लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जब यदि वो 200 दिन का मूवी एवरेज को देखते हैं तो 200 दिन मूवी एवरेज के आसपास जो स्टॉक्स आता है खरीदारी के लिए सबसे बेस्ट टाइम, उसको ही टाइम हम मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो है वॉरेन बफेट का जो गुरु है बेंजामिन ग्राहम, उनका ये उनकी बुक का एक समरी मैंने प्रस्तुत किया है। इसके बाद मैं एक और इस पर वीडियो बनाऊंगा जो और डिटेल में होगा। तो इसमें इस किताब की 10 सीख क्या होती है। पहला है कि निवेश करो, सट्टा मत लगाओ, यानी ट्रेडिंग मत करो, इन्वेस्टमेंट करो। कहते हैं कि जो रोज आएगा ना वो रोज आएगा, जो कम आएगा कम आएगा। तो जो कम स्टॉक मार्केट में पैसा मतलब कम आता है, कम देखता है, वो पैसा बनाता है। और जो ज़्यादा देखता है ना, ज़्यादा आता है, वो नुकसान उठाता है। और स्टॉक मार्केट में समझ लीजिए कि ज़्यादातर जो समय होता है कुछ न करने का समय होता है। ज़्यादातर पैसा इसमें तब बनता है जब आप कुछ नहीं करते हैं। दूसरा तरीका है कि लंबी अवधि के लिए निवेश करें। लंबी अवधि मतलब क्या है, कम से कम 5 साल या उससे अधिक का समय होता है। तीसरा, गिरावट में खरीदारी करिए, हमेशा मत खरीदारी। जब मार्केट देखिए नीचे जा रहा हो, स्टॉक आपका नीचे जा रहा हो, तब खरीदारी करिए। चौथा, डाइवर्सिफाई करो, यानी अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाओ। पांचवा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो, यानी कम से कम शेयर में, कम से कम प्राइस में शेयर खरीदो। और मार्केट से, छठा है कि मार्केट से डरो नहीं, उसका स्वभाव है फ्लक्चुएशन होना। सातवां, भावनाओं में निवेश मत करो। हम लोग दो भावनाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, एक लालच, दूसरा भय। जो ज़्यादातर इन्वेस्टर आप देखेंगे जो नुकसान उठाते हैं ना, वो इसी चक्कर में। तो पहले उसको समझना है, फिर उसको कंट्रोल करना है। आठवां, अच्छी कंपनियों का शेयर खरीदो, सड़ा गला कंपनी का शेयर मत खरीदो। जिस कंपनी को जानते हो, मेरा अपना फंडा है कि देखिए जिस कंपनी का शेयर खरीदने जा रहे हैं, देखिए उसका प्रोडक्ट आप यूज करते हैं कि नहीं। यदि आप यूज नहीं करते हैं तो अपने आसपास देखिए कौन व्यक्ति प्रोडक्ट यूज करता है। वो जो प्रोडक्ट यूज करता है, क्या उस प्रोडक्ट से संतुष्ट है, उसकी आफ्टर सेल सर्विस से संतुष्ट है, क्या वो दूसरों को रिकमेंड करता है। यदि हाँ, फिर शेयर खरीद दीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। नवा है कि धैर्य रखिए। धैर्य के बिना, जितना आपके अंदर धैर्य का अनुपात होगा, स्टॉक मार्केट आपको उतना ही पुरस्कार देगा। 10वां है, धीरे धीरे अमीर बनने को सोचिए, जल्दबाजी नहीं। किसी ने एक बार वॉरेन बफेट से पूछा था कि आपकी जो निवेश स्ट्रेटजी सबसे आसान है, फिर क्यों नहीं लोग फॉलो करते हैं। वॉरेन बफेट ने कहा था वो इसलिए कि कोई भी दुनिया में धीरे धीरे अमीर नहीं बनना चाहता है। तो स्लोली स्लोली बनिए, छोटा थोड़ा बनिए, लगातार करिए, बहुत ही जबरदस्त है। तो ये है किताब, एक समरी मैंने निष्कर्ष बताया। और धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, लगातार सीखते रहिए, फिर देखिए बहुत मज़ा आएगा। तो आगे आप कौन सी किताब की समीक्षा सुनना चाहते हैं, मुख्य बातें जानना चाहते हैं, मुझसे ज़रूर कहें। जय हिंद, जय भारत।